दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज एनालिसिस को शुरू करते हैं। इनमें से जो पीआईबी में आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो जननी सुरक्षा योजना को लेकर थी। इसी को शॉर्टकट में GSY जननी सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता। ये क्यों न्यूज में थी दोस्तों? क्योंकि इसका अभी 2019-20 का जो बजट का एलोकेशन हुआ था उसके बारे में सूचना दी गई है। 2019-20 में जो बजट एलोकेशन हुआ 1773.89 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जो पिछले सालों की तुलना में ये इनक्रीज हुआ। जब से इस योजना को शुरू किया गया दोस्तों, जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई है 2005 में। 2005 से इसमें बजट की बढ़ोतरी की गई, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014-15 के आसपास इसमें पिछले साल की तुलना में कम बजट एलोकेट किया गया। तो कॉन्स्टिटेंटली इसमें कंटिन्यूसली लगातार बढ़ोतरी नहीं की गई। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बार का जो 2019-20 का बजट एलोकेशन किया गया उसमें बताया गया कि 1773.98 करोड़ रुपए का हुआ है। अब बात आती है कि आखिरकार जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव संपन्न करवाना। अभी तक क्या भारत में 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां पर दाइयों के द्वारा घर पर ही डिलीवरी करवाई जाती थी, जिसे होम डिलीवरी के नाम से जाना जाता था, जिससे कई माताओं की बच्चे के जन्म देने के साथ ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा था। तो इसी को जच्चा व बच्चा सुरक्षित रहे, सुरक्षित डिलीवरी हो जाए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए 2005 में जननी सुरक्षा योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है। अब बात आती है कि जननी सुरक्षा योजना जो ये शुरू की गई, इसका कितना प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर एक डाटा दिया गया और ये डाटा आप मेंस में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डिस्कशन में शामिल किया। वो शामिल ये सर्वे का नाम ध्यान रखिएगा, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। नेशनल हाईवे, ये जानते हो NH, लेकिन ये नेशनल हाईवे नहीं है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। ये तीसरे राउंड का है और एक कंपेयर किया गया नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ये चौथा। दोनों सर्वे में कंपेयर किया गया तो पाया गया कि जो नेशनल हेल्थ सर्वे फैमिली सर्वे जो 3 है, यहाँ इस डेटा को देखिए और इसको देखिए। 3 के अनुसार भारत में जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 3 हुआ, तो भारत में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि संस्थागत जो डिलीवरी होती थी वो कितनी थी? 38.7%। ये तीसरे डेटा के हिसाब से है। लेकिन जब 2019-20 में ध्यान से समझिएगा कि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां भी हो चुका, यहाँ कंपेयर 4 के साथ की गई। जब 4 के साथ की गई तो ये लगभग आपका डबल से भी ज़्यादा हो गया है। 38.7 से इंक्रीज हो करके 78 ये कितना हो गया? ये चौथे के अनुसार 78.9% हो गया, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो ये कितना हो गया? 78.9%। जहाँ भी क्वेश्चन महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए आए, कोई निबंध आए, तो वहाँ इस डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पेपर 3, पेपर 2, पेपर 1, जहाँ जहाँ महिला के लिए सशक्तिकरण की बात हो तो वहाँ पर इस डेटा या उनके स्वास्थ्य की कोई भी ऐसा पॉइंट आ जाए तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे नंबर 3, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे नंबर 4, इन दोनों का इस्तेमाल करिए। दोनों में अंतर क्या? जब 3 किया गया तो जो संस्थागत डिलीवरी होती थी वो 38.7% थी, लेकिन जब चौथे राउंड का हुआ सर्वे तो 78.9% हो गया है। तो ये डेटा का इस्तेमाल
करिए। आगे आते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो संस्थागत डिलीवरी में बढ़ोतरी देखी गई, ये डेटा यहाँ दिया गया, वो अंडमान निकोबार है, 99% ये पाया गया। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी। अगले आते हैं, कुछ चीज़ें अन्य जान लेते हैं। इसी में जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है, इसको कंडक्ट किया गया। इसके बाद इसमें पहली जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की थी, इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2017 में लाई गई, और 17 में लाई गई तो उसके बाद क्या प्रगति हुई, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट, इसी को TFR के नाम से जाना जाता है। ये 2005 में कितनी थी? 2.9 थी, इंडिया की है। लेकिन 2018 में जब ये नीति 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की लागू की गई, फिर 2017 की लागू की गई, तो ये देखा गया कि 2005 की तुलना में टोटल फर्टिलिटी रेट में भी कमी आई है। और वो कमी कितनी? 2005 में 2.9% थी, जो कि 2018 में कितनी हो गई है? 2.2% हो गई है। तो ये परिवर्तन पहला, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब हुआ कि एक महिला के द्वारा कितने बच्चों को पैदा किया गया, वो टोटल फर्टिलिटी रेट दिखाता है। तो यहाँ पर जो 2005 में 2.9 थी, वो घट के 2.2 हो गई। टारगेट कितना करना है? 2.1, ये टारगेट है, 2.1 तक पहुँचाना। इसके अलावा जो 36 केंद्र शासित प्रदेश हुआ यूटीज में जब ये सर्वे किया गया, तो उनमें से पाया गया जो 28 हैं, 28 इन्होंने जो फर्टिलिटी लेवल है वो कितना? 2.1 या इससे कम रहा है। 2.1 या इससे कम रहा, कितने? 28 में। और टोटल ओवरऑल कितना रहा है? 2.2। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन इनका मेंस में आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा क्रूड बर्थ रेट, जिसे CBR के नाम से जाना जाता है, क्रूड बर्थ रेट, ये कितना रही है? तो ये 2000 और 2011-12, यानी एक कहा जाए कि ये तुलना 2005 और 2018 के बीच की गई, ये भी घटी है। 23.8% से घट के 20% पे हो गया। 23 जो क्रूड बर्थ रेट है, ये 23.8 ये 2005 की थी, लेकिन 2018 में ये 20 पे आ गई है, यानी ये भी घटा है। इसके अलावा 10 की वृद्धि दर, इसमें भी क्या किया गया? 10 की वृद्धि दर में भी कमी देखी गई। 1990 से लेकर 10 की वृद्धि दर का मतलब पिछले 10 साल का देखा जाता है, तो 1990 से 2000 के बीच जो वृद्धि दर रही है वो 21.54% रही है। लेकिन ये भी इसमें कमी आई, और ये जब 2001 से 2011 के बीच सर्वे किया गया तो 17.4% ये रही है। 21.54% से घट करके 17.4% ये 10 की वृद्धि दर रही है। इसके अलावा जो इंडिया की वांटेड फर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्लाइंड हुई है। और ये जो तीसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 3 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 के बीच तुलना किया गया, तो भारत का जो वांटेड फर्टिलिटी रेट है वो कितना? 1.9 से घट करके 1.8 आ गया है। 1.9 से 1.8 हो गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल फूड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया, और 2 संस्थाएं भारत में हैं जो इससे रिलेटेड PG व PhD कोर्स करा रही हैं। वो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये कहाँ स्थित हैं, तो इनमें से एक आपकी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ये कहाँ? कुंडली, और ये हरियाणा में है, यानी कुंडली हरियाणा में है ये पहली। और दूसरी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये तंजौर जो तमिलनाडु में है। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, एक हरियाणा में है और एक कहाँ है? एक तमिलनाडु में है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन जो ये PIB में था, ये डीप ओशन मिशन को लेकर के था। डीप ओशन मिशन नाम से ही पता चल रहा है कि महासागर की गहराई में जाकर के अनुसंधान व
वहाँ की जो मेरिन बायोडाइवर्सिटी है, समुद्री जैव विविधता है, उसके बारे में पता लगाना, उसका संरक्षण करना, इन सब को सुनिश्चित करने के लिए डीप ओशन मिशन शुरू किया गया और ये पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 5 सालों के लिए शुरू किया गया और ये कितना 4077 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? 2021 से शुरू हुआ यानी जो डीप ओशन मिशन है, डीप ओशन मिशन ये कब से शुरू हुआ? 2021 से शुरू हुआ है और इसके अंतर्गत 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा और वो समुद्री जो संसाधन हैं उनकी गहराई में, समुद्र की गहराई में डीप सी जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज, उनका एक्सप्लोरेशन करेंगे और समुद्री मेरिन बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ये फैक्ट फिगर आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये स्टेटमेंट दिया गया कि नो पुअर विल स्लीप हंग्री, कोई भी गरीब अब भूखा नहीं सोएगा। ये माननीय मोदी जी साहब के द्वारा कहा गया। जब ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो आपके प्रीलिम्स के लिए सीधे ये लिख देगा कि नो पुअर विल स्लीप हंग्री कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज और फिर लिखिएगा इस कथन पर टिप्पणी कीजिए, कमेंट करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 3rd पेपर में आप देखोगे कि पहला ही क्वेश्चन इसी टाइप का था 2020 के पीसीएस मेंस में। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो रेफरेंस दिया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन उपलब्ध करवाया गया। जो ये कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन थी, इसमें शुरुआती स्तर में ये मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के लिए शुरू किया गया था कि 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो अनाज, 5 किलोग्राम अनाज, गेहूँ व चावल, गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो, टोटल 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करवाया जाएगा जब तक ये पेंडेमिक की स्थिति होती है। लेकिन ये कोरोना और इसी योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम दिया गया। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन बद से बदतर होती गई, तो इसे समय समय पर इंक्रीज किया जाता रहा है। तो इसका लाभ 80 करोड़ भारत के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ में था। क्या सक्सेस रहा, क्या इसके फेल्योर रहे, वो सब इसमें दिया हुआ है कि इसका ये बताया गया पूरी तरीके से सक्सेस रहा है। अगला यहाँ पर कुछ जॉइंट एक्सरसाइज पीआईबी में उल्लेख की गई थी, उसको हमने उठा लिया। और ये कहते नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे आप अलग अलग से चीज़ें इकट्ठा करते जाओगे और आपका कंटेंट तैयार होता जाएगा। कुछ भी पीआईबी में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, बाकी हम नहीं रखते। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा दिया, इंडियन नेवल टास्क ग्रुप कंप्राइजेज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। तो पूछ लेगा कि ये रणविजय क्या है, पहला सीधे क्वेश्चन पे आ जाते। दूसरा शिवालिक क्या है, तीसरा कडमट क्या है, चौथा कोरा क्या है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो यहाँ रणविजय है, रणविजय एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। रणविजय भारत का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। तो अगर रणविजय पूछे तो आप गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लगाइएगा। दूसरा शिवालिक पूछे तो एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रीगेट गाइडेड मिसाइल शिवालिक क्या है, गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। जबकि कडमट व कोरा ये दोनों एंटी सबमरीन कोरवेट। तो ये कडमट और कोरा एंटी सबमरीन कोरवेट हैं। तो ये यहाँ पर 4 का उल्लेख किया गया, इन्हें मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी भारत की जो नेवी है उसने मलेशिया के साथ बायलैटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा और कई अन्य देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में भारतीय नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। उन्हीं में से यहाँ कुछ का रेफरेंस दिया गया। जैसे एक समुद्र लक्ष्मण पूछे किसके साथ जॉइंट एक्सरसाइज होती है, तो समुद्र लक्ष्मण ये भारत की नेवी और
मलेशिया की नेवी के साथ होती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चूंकि चर्चा में बहुत नहीं बनता तो इसलिए पेपर में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अभी मैं दिया हुआ पूछ लिए तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो समुद्र लक्ष्मण की अगर बात की जाए तो भारत हुआ किस मलेशिया नेवी के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है। उसके बाद एक तरफ वियतनाम, सिंगापुर और फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस 3, और एक तरफ इंडियन नेवी, ये सब मिल करके कौन सी सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दी हुई है यानी समुद्र शक्ति, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होती है, जबकि समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, दो शक्ति गरुड़ और समुद्र ये दोनों भारत व इंडोनेशिया की सेना के बीच होती, जबकि वरुण गरुड़ ये सब पूछा जाए तो ये इंडिया और फ्रांस की सेना के बीच गरुड़ एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर गरुड़ और गरुड़ शक्ति दोनों अलग हैं, मित्र शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों अलग हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की नेवी के साथ और इंडिया नेवी के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, जो एक्सरसाइज होती है उसी को किस नाम से जानते हैं, आसिन डिक्स के नाम से जाना जाता है, आसिन डिक्स के नाम से जाना जाता। इसके बाद मालाबार एक्सरसाइज, इसमें ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसमें इंडिया है, यूएसए है, जापान है, इसके बाद लास्ट बचा वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के द्वारा मिल करके मालाबार एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर एक डेटा और दिया हुआ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए टॉप 5 कमोडिटी जिसका भारत के द्वारा क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ये टॉप 5 कमोडिटी निर्यात कौन कौन सी टॉप 5 में है, तो नंबर 1 पे जो निर्यात किया गया, ये जुलाई 2021 का यहाँ पर डेटा दिया हुआ जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, सकारात्मक वृद्धि दर देखी गई है। तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर पूछा जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे है। निर्यात भारत दूसरे देशों में भेजता, तेल का आयात भी सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का करता है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना करके उसे दूसरे देशों में भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा भेजा जाता। तो इसमें जुलाई 2020 व जुलाई 2021 की जब तुलना की गई तो इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखी गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बीच, और ये 215.68%। ये डेटा आपको याद नहीं, केवल कॉमन सेंस पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में देखी गई, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में देखी गई। दूसरे नंबर पर वही गहने आभूषण, इसमें देखा गया रत्न, जेम्स एंड ज्वेलरी में दूसरे नंबर पे रहा है। और तीसरे नंबर पे जो अदर सीरियल्स हैं, सीरियल्स माने मोटे अनाज हैं, इसमें वृद्धि दर देखी गई। इसके अलावा मानव निर्मित जो यार्न धागे होते हैं, फैब्रिक्स व मैन मेड्स, ये सब मानव के द्वारा निर्मित जो धागे होते हैं, फैब्रिक होती है या अन्य वस्तुएं होती हैं, उनमें ये परिवर्तन देखा गया। तो शुरू के दो आपको पता होनी चाहिए कि सकारात्मक वृद्धि दर जुलाई 2020 व जुलाई 2021 के बीच किस में देखा गया, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और दूसरे नंबर पर जेम्स व ज्वेलरी हैं, और तीसरे नंबर पर मोटा अनाज है। 3 पता होगा तो 4 देगा, अपने आप इसको आप लगा लोगे। ये सकारात्मक वृद्धि दर इन तीनों में रही है, तीनों में क्या रही है, सकारात्मक वृद्धि दर रही है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जुलाई 2020 भारत का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है जुलाई 2021 में 35.17 बिलियन US$ रहा है, 35.17 बिलियन US$ रहा है, जो जुलाई 2020 की तुलना में 47 डेटा लिख लीजिएगा, 47.91% की इसमें वृद्धि देखी गई है, यानी लगभग 1.5 गुना हो गया। 47.91% की वृद्धि हुई है, जो कि जुलाई 2021 में 35.17 बिलियन रहा है, जबकि जुलाई 2020 में तुलना किया जाए तो 23.78 बिलियन US$ रहा, जो जुलाई 2021 में 35.17 बिलियन US$ हो गया, जो नेट 47.91% की वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार जो निर्यात हुआ मर्केंडाइज, उसमें भी वृद्धि देखी गई। तो इतना डेटा आपको जो बता दिए उतना पता होना चाहिए, उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला इसमें एक चीज़ और बताई गई, वो चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए। अगला श्री दीपक दास जी ने क्या किया है,
भारत के नए कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हुए। इसी को CGA, एक कैग से मत कंफ्यूज कीजिएगा, कैग अलग है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उसके, और ये कौन है? कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये दीपक दास जी को बनाया गया है। तो ये नए बने हैं, तो ये दीपक दास जी हैं। इसके अलावा GST रेवेन्यू कलेक्शन फॉर जुलाई 2021, इसमें भी वृद्धि देखी गई, और ये जुलाई 2021 में ये रेवेन्यू इतना कलेक्शन हुआ है 1,16,393 करोड़। कभी कभी डेटे पूछ लेता कि जुलाई 2021 में बताइए, चूँकि जुलाई का महीना इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये 1,16,393 करोड़ का कलेक्शन टोटल GST से हुआ है। इसमें भी सकारात्मक वृद्धि देखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं, अगला आप देख लेते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट और है। हाँ, यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के लिए एक स्कीम चल रही है, उसके बारे में चर्चा की गई है। बस आपको एक लाइन में इसको बता दें कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये यहाँ पर आपका स्कीम का नाम दिया हुआ है, ये इसी को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री, यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री PM FM, फाइनेंस मिनिस्टर और ई लगा दो, ये स्कीम का नाम है। इसका मतलब प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ एम से माइक्रो फूड, और फूड के बाद प्रोसेसिंग, और ई से हो जाएगा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, और ई से इंटरप्राइज। तो PM FM E ये स्कीम शुरू की गई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और इसके अंतर्गत 4.13 करोड़ रुपये का फंड एलोकेट किया गया, आवंटित किया गया। और किसको? तो 75 जो FPO हैं, FPO का मतलब हुआ किसान उत्पादक संगठन। इन किसान उत्पादक संगठन को शुरू किया गया किस योजना के अंतर्गत? तो यही FM PM FM E। इस स्कीम को फूड प्रोसेसिंग में ज़रूर इस्तेमाल करिए जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत हो। ये छोटी छोटी स्कीमें बहुत काम की, आपका मेंस में नंबर बूस्ट कर देंगी। इसको ऐसे लिख डालिए इंग्लिश में ही, हिंदी मीडियम के हो तब भी आप इस्तेमाल करिए। प्रधानमंत्री, और उसके बाद ये F है फूड प्रोसेसिंग और माइक्रो फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, एक बार फिर से इसको फुल फॉर्म देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग ई से इंटरप्राइज, ये फुल फॉर्म है। प्रधानमंत्री फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग और ई से इंटरप्राइजेज, इसको शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत कितना? 75 जो किसान के समूह हैं, उन्हीं किसानों के समूह को, किसानों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए कई औपचारिक संगठन बनाए गए। उसी को FPO के नाम से जाना जाता है, किसान उत्पादक संगठन। इनको 75 जो FPO हैं, इनको 4.13 करोड़ रुपये का आवंटन इस स्कीम के अंतर्गत PM FM E के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ, इससे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी। तो ये आज का ये डिस्कशन था, यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।